गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम अब संपूर्ण लक्ष्मीकांत यानी एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक का पूरा रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम एक एक वीडियो में अब 2 से 3 चैप्टर के एक साथ कंपाइल क्वेश्चन ला रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाता भी हूँ और आपको हर एक क्वेश्चन पहले की वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन अब सिर्फ चैप्टर वही है, क्वेश्चन थोड़े चेंज हुए हैं। ये क्वेश्चन सारे वही हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को जरूर देखें, वीडियो को जरूर देखें। और यदि कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, कुछ सही नहीं लगता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस चीज़ को भी इसमें कंसिडर करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि इंडिया अर्थात जो भारत है वो क्या होगा, वो राज्यों का संघ होगा, संघीय विशेषता वाला संघीय राज्य होगा, संघीय राज्य होगा, या फिर एकात्मक विशेषता वाला संघीय राज्य होगा। तो देखिए हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 1 है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि जो भारत अर्थात इंडिया जो है वो क्या होगा, वो राज्यों का एक संघ होगा। तो आपका क्या ऑप्शन सही होगा इसमें दोस्तों? आपका इसमें सही होगा ए, इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, तो इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा, इसलिए आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो आंध्र प्रदेश जो है, हमारा जो आंध्र प्रदेश है वो एक भाषा के रूप में, भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो कब गठित किया गया? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कब गठित किया गया। आपके ऑप्शन है 1950 में, बिल्कुल नहीं। 1953 में, बिल्कुल नहीं। 1961 में, नहीं। तो कौन सा आंसर सही हुआ? हमारा इसमें आंसर सही हुआ सी, यानी कि 1956 में। तो 1956 में आंध्र प्रदेश जो है वो एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, तो पहला राज्य था ये, पहला राज्य भी यही कहलाता है। कौन सा है ये? पहला राज्य जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया था आज़ादी के बाद। ठीक है, तो पहला यदि कोई क्वेश्चन आता है कि पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित किया गया, आंध्र प्रदेश। कब गठित किया गया? 1956 में। क्यों गठित किया गया? तो एक कांग्रेस नेता थे श्री रामल्लू, उनकी भूख हड़ताल की, भूख अनशन के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जब वो इस चीज़ को लेकर अनशन में बैठे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए और हमें तमिल यानी मद्रास से अलग किया जाए। जो तमिल भाषी लोग हैं उनको, उनसे हमें अलग किया जाए, क्योंकि मद्रास या तमिल में कौन सी भाषा थी? तमिल। और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कौन सी भाषा के लोग थे? यहाँ पे तेलुगु थे। कौन थे? तेलुगु। ठीक है, तो हमें अलग किया जाए, तमिल भाषी वाले लोगों से तेलुगु वालों को अलग किया जाए। तो इस प्रकार इन्हें अलग किया गया और तमिलनाडु से या मद्रास से आंध्र प्रदेश अलग हुआ। कब हुआ? 1956 में। किसकी प्रयासों से? श्री रामल्लू के प्रयासों से। और उससे हुआ क्या? तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित होने वाला पहला राज्य बना। तो इस प्रकार इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है 1 नवंबर 1959, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और सितंबर तो गलत ही है, क्योंकि सितंबर तो हमें पता है कि सितंबर में नहीं हुआ। तब क्या बचा? हमारा बी ऑप्शन सही है, यानी कि 1 नवंबर 1956। तो सॉरी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। और मध्य प्रदेश हमारा भारत का हृदय भी कहलाता है, आपको मालूम ही होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ और इसके बाद 1 नवंबर 2000 को, कब? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, या मध्य प्रदेश से एक छोटा सा पार्ट अलग कर दिया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? छत्तीसगढ़। क्या नाम दिया गया? छत्तीसगढ़। यानी 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना और फिर 1 नवंबर 2000 को ही मध्य प्रदेश से एक छोटा सा पार्ट अलग कर दिया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है 1953, 1956, 1960 या फिर 1966। तो सही ऑप्शन क्या हुआ इसमें भी दोस्तों? इसमें भी आपका सही ऑप्शन हुआ बी, यानी 1956। तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वो कब पूरा हुआ? पहली बार, वो पहली बार 1956 में ही पूरा किया गया, जब आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया। तो फिर आनन फानन में या जल्दी जल्दी में और भी राज्य बनाया गया जो भाषा के आधार पर जिनका निर्माण किया गया था। सॉरी, तो ऐसे करके और भी राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पे भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया और वो कब किया गया? 1956 में। तो इस प्रकार आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, यानी लोप होने का मतलब क्या है? नागरिकता खत्म हो जाने या खो जाने। ठीक है, नागरिकता
खत्म हो जाने या खो जाने का नियम है। तो नागरिकता खत्म हो जाने के क्या क्या नियम है, या नागरिकता किन किन रीजनों से या किन किन कारणों से खत्म हो सकती है, उनमें से एक नियम इनमें से कोई एक होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? परिवार से बिछड़ जाने पर बिल्कुल नहीं होता। परिवार से बिछड़ जाने पर आपकी नागरिकता कभी नहीं खत्म होती है। आपने देखा ही होगा इंडियन मूवीज़ में कि मेरा एक भाई था, कुंभ के मेले में बिछड़ गया था, तो भाई बिछड़ा था, भाई इसी की नागरिकता थोड़ी खत्म हो गई कि वो इंडियन नहीं रहा, नहीं, है ना। तो परिवार से बिछड़ जाने पर उसकी नागरिकता खत्म नहीं होती है। भ्रमण के लिए विदेश जाने पर बिल्कुल नहीं होती। भाई आप भ्रमण के लिए किसी दूसरी कंट्री जाएंगे तो आपका जो पासपोर्ट है वो तो आपको इंडियन ही बताएगा ना। तो यदि ऐसे जाने से ही आपकी नागरिकता खत्म होने लगी तो फिर बाहर कैसे जा पाएंगे आप? क्योंकि आप उसी की पहचान में तो आप दूसरे देश में घूमने जा रहे होते हैं कि आप किस देश के नागरिक हैं। जो आपका पासपोर्ट होता है वो आपकी नागरिकता की पहचान ही होता है कि आप किस देश के नागरिक हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, है ना। और इसके बाद शिक्षा के लिए विदेश जाने पर इससे भी नहीं होता, क्योंकि शिक्षा के लिए तो आप वीज़ा लेके जा रहे हो ना, शिक्षा के लिए विदेश, ठीक है। तो आपकी नागरिकता किसका, अब क्या बचा? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ठीक है। यदि आपके खिलाफ किसी और कंट्री में देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उस कंडीशन में आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है, ठीक है। उस कंडीशन में आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है। तो आपका क्या ऑप्शन सही हुआ इसमें? आपका बी ऑप्शन दोस्तों सही हुआ, यानी कि देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रभाव को कब लागू हुए? ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकता के जो प्रभाव है वो कब लागू हुए? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है 1949, 1950, 1951 या फिर 1952। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन है 1949, 1949। तो 1949 में हमारा जब संविधान बन के तैयार हुआ है, तो जब 26 नवंबर 1949 से हमने नियम लागू किए, उसी में से हमारा ये वाला नियम भी लागू हो गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, 1949, ठीक है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के जो कानून थे वो कब से लागू हो गए? वो वो जो नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, या कह सकते हो आप सीधा सीधा कि 1949 से ही वो नियम लागू हो गए थे। तो आपका इसमें ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम फंडामेंटल राइट्स में आ गए हैं। तो अब क्वेश्चन है कि जो भारत में कोई नागरिक रह रहा है, ठीक है, विदेशी नागरिक कोई रह रहा है या कोई ब्रिटिश नागरिक रह रहा है, ठीक है, वो भारत में बाकी चीज़ों में दावा कर सकता है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका वो दावा नहीं कर सकता इंडिया में रह के, ठीक है। इंडिया में रहकर वो उस चीज़ का दावा नहीं कर सकता। आपके ऑप्शन क्या क्या है? व्यापार एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता का अधिकार, इसका दावा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। विधि के समक्ष समता होना चाहिए उसको भी, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता, बिल्कुल उसको ये भी अधिकार होगा, यदि वो आता है इस देश में रहता है तो उसे अपने धर्म को मानने आचरण करने की स्वतंत्रता पूर्ण रूपेण होगी, है ना। हाँ, आप दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकते, लेकिन अपने धर्म को आप अंतरंग मन से बेशक मान सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता है। वे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार ये भी होता है। यदि कोई इंसान बाहर से हमारे देश में आ रहा है तो उसे अपने जीवन की स्वतंत्रता का भी पूरा अधिकार होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि आप दूसरे देश से देश में घूमने हैं तो आपकी स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार ही नहीं है आपको। यदि ऐसा होगा तो फिर आप किसी दूसरे देश में घूमने ही क्यों जाएंगे? जैसे सीरिया में या अफगानिस्तान में हमारे देश की जान को, हमारे देश जान को खतरा होता है, तो हम ऐसे देश में घूमने ही क्यों जाएंगे? हम जाएंगे ही नहीं कभी घूमने ऐसे, है ना। तो वहाँ पे आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार भी देना पड़ेगा। तो अब क्या ऑप्शन बचा इसमें? अब सब एक ऑप्शन बचा, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो अधिकार है ये उन्हें नहीं प्रदान किया जाएगा, क्योंकि आप ब्रिटिश नागरिक हो, आप ब्रिटिश के हो, तो आपको ये अधिकार नहीं होगा, है ना। बाकी आपको सारे अधिकार प्राप्त होंगे। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ इसमें? आपका सही ऑप्शन हुआ ए, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाला किसी भी ब्रिटिश नागरिक इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, नागरिकता निम्न में से किन किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? आपके ऑप्शन क्या है? जन्म द्वारा, बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है। अनुवांशिक द्वारा, बिल्कुल अनुवांशिक, यदि आप यहीं के हैं प्रॉपर, है ना, जेनेटिकली प्रॉपर यहीं के, तो आपकी भी आपकी जो नागरिकता है वो बिल्कुल यहीं की होगी। इसके बाद पंजीयन द्वारा, बिल्कुल आप पंजीयन द्वारा भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या बचा? अनुरोध द्वारा, जी नहीं, अनुरोध द्वारा आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसे तो कोई भी बाहर से कंट्री से आकर हमने से रिक्वेस्ट करेगा, अनुरोध करेगा कि प्लीज़ हमें अपनी सिटीजनशिप दे दीजिए, इंडियन सिटीजनशिप दे दीजिए, तो फिर हमें देनी पड़ेगी ना। तो ऐसे नहीं मिलता, अनुरोध से नहीं मिलता। और नागरिकता प्राप्त करने के कुछ नियम्स हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनको आपको पूरा करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नागरिकता प्राप्त होगी। ऐसे यदि मिलने लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि यदि आपका कोई इंसान नागरिक हो जाता है तो उससे फिर आपको सारी फैसिलिटी देनी पड़ती हैं, सारे अधिकार देने पड़ते हैं, सारे विशेषता और सारे फ़ायदे लाभ जो भी है, सब्सिडी हो गया, ज़मीन हो गया, बिजनेस करने का अधिकार हो गया, है ना, वोटिंग का अधिकार हो गया, सारे फिर आपको देने पड़ेंगे उसे। आजीविका के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको रहने के लिए मकान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये इसलिए अनुरोध करने पे नहीं दिया जाता। तो आपका क्या ऑप्शन है? ए, बी और सी सही है। तो अब देखो जहाँ पे हमारा ए, बी, सी है तो डी है, गलत हो गया। इसमें भी डी है, ये भी गलत हो गया, ये भी डी है, तो इसमें गलत। देखिए इन तीनों में ऑप्शन में क्या है? डी है।
इन तीनों ही ऑप्शन में क्या है, डी है, तो ये गलत हो गया। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ, तीसरा, ABC, है ना। तो आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, ABC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संविधान से मान्यता प्रदान की गई थी। ये आपको मालूम ही होगा दोस्तों कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संविधान से मान्यता मिली। तो हमारे USA या फिर अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता मिली, और हमने वहीं से मूल अधिकारों को अपने अध्याय में शामिल किया है, अपने संविधान में शामिल किया है। तो आपके क्या ऑप्शन सही होगा, भारत गलत हो गया, भारत में बाद में रखा है, फ्रांस भी गलत, ब्रिटेन भी गलत, और सही क्या हुआ, USA यानी कि अमेरिका, यानी कि हम कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो USA। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। ये मैंने आपको क्वेश्चन कई बार बताया हुआ है दोस्तों कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं हमें। आपके ऑप्शन क्या क्या है, आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो शुरुआत में हमें कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे सॉरी लेकिन अभी कितने हैं, तो अभी हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अभी हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इनमें से एक मौलिक अधिकार वो कौन सा है, संपत्ति का मौलिक अधिकार। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे से हटा दिया गया, और उसे कहाँ डाल दिया गया है, तो उसे संपत्ति के मौलिक अधिकार को यहाँ से हटा कर डाल दिया गया है हमारे लीगल राइट में, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ना कि अब वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, वो एक लीगल अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। तो उसे यहाँ से हटा के 300A में डाल दिया, 31 से हटा के 300 का या 301 में डाल दिया गया है। ठीक है, 31 से हटा के। तो अब आपका 7 थे लेकिन अभी 6 है, तो आपका इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सी। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे, तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार हमारे यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट, किसको है, सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय को है। किसको है, सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य पूछा कि मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है और भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, उनको यहाँ पे शामिल करने का, उनको यहाँ पे रखने का। आपके ऑप्शन है व्यक्ति, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं, ये तो प्रमुख उद्देश्य तो नहीं था ये। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ये भी मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकार कहीं भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब जब ये दो गलत हो गए तो ये तो डी गलत हो ही गया, क्योंकि उपरोक्त सभी को सुनिश्चित कर रहा है, ये तो गलत हो गया। क्योंकि जब 2 हो गए गलत, इवन एक भी गलत हो जाता है तो फिर ये तो रह ही नहीं जाता। यदि एक भी गलत हो जाता है तो फिर ये तो रह ही नहीं जाता। अब तो यहाँ 2 गलत, तो ये भी गलत हो गया, तब क्या ऑप्शन बचा, बी, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो मौलिक अधिकारों को यहाँ पे रखने का, यहाँ पे लाने का, संविधान में जगह देने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जा सके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, इंडिविजुअल की स्वतंत्रता को प्रदान करने के लिए उसे हर प्रकार की, उसे धर्म की, व्यवसाय की, आने जाने की, घूमने की, बात करने की, अपनी बात रखने की, है ना, इसके अलावा धर्म को मानने की, काम करने की, हर चीज़ की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उसको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ठीक है, विधायन सत्ता पर अब कौन सा नियंत्रण लगाता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 फिर अनुच्छेद 17। तो पता है आपको, विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, है ना, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। तो आर्टिकल 14 कहता है ना कि हम सब विधि के समक्ष समान है, और विधि के समान संरक्षण भी दिया जाएगा। यदि कोई गरीब है और उस प्रवाह धारा में नहीं चल रहा है तो उसे उस प्रवाह धारा में लाने के लिए, सबके लिए बराबर लाने के लिए उसे थोड़ा सा संरक्षण दिया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण, यानी विधि के समक्ष सभी समान हैं, वो किसी भी धर्म, जात, अमीर, गरीब, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और किसी क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, उसके लिए सभी समान है। तो यहाँ पे विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाने की बात कौन सा आर्टिकल कर रहा है, आर्टिकल 14 आर्टिकल या अनुच्छेद 14 कर रहा है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्ट देश की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु ये आज़ादी अंतर्गत है। ठीक है, भारत का संविधान प्रेस की है, स्पष्ट देश की नहीं, प्रेस की है। ठीक है, भारत का संविधान प्रेस की आज़ादी
की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है या अंतर्गत है। ठीक है, तो भारत जो संविधान है वो प्रेस की आज़ादी की बात नहीं करता, लेकिन प्रेस की आज़ादी ऑलरेडी अंतर्निहित है किसी एक आर्टिकल्स में, और वह आर्टिकल आपको पहचानाना है। तो वह आर्टिकल कौन सा है? तो स्वतंत्रता के अधिकार हमारे कहाँ से कहाँ तक है? तो स्वतंत्रता के अधिकार हमारे 1922 तक आते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बात कही गई है। तो अब ये पता पड़ेगा कि 19 में ही है। ठीक है, आज़ादी जो प्रेस की आज़ादी है वो इसी में है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है प्रेस के लिए वो इसी के अंतर्गत निहित है। अब किस आर्टिकल में ये अपने को देखना है। अपने ऑप्शन है 19(1) आ में, 19(1) बा में, 19(1) दा में या 19(2) बा में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है ए 19(1) आ में, यानी कि 19(1) में, इसको आप 19(1) भी लिख सकते हैं। 19(1) में प्रेस की आज़ादी, या फिर जो कह सकते हैं कि आप इंडिविजुअल जो फ्रीडम है, जो प्रेस को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है वो 19(1) में दी गई है। तो आपका इसमें आप एक जाके ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 25 किस बारे में बात करता है? तो आपको पता होगा कि 25 से 28 तक किसकी बात की गई है? 25 से 28 तक, यानी 25, 26, 27, 28 जो 4 आर्टिकल है किसके बारे में बात करते हैं? ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि आप अपने धर्म को अंतःकरण में माने, उसका प्रचार प्रसार करें, है ना, और उसके हिसाब से आचरण करें, उसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो ये आपका समझ में आ गया, तो आपको पता ही पड़ गया ये समानता का अधिकार है तो गलत हो गया, क्योंकि धर्म की बात मैंने बताई। अभी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया, संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया, क्या बचा? बी ऑप्शन, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है आर्टिकल 25 के द्वारा, अनुच्छेद 25 के द्वारा। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा किसे दी है? ठीक है, संविधान की आत्मा एवं हृदय की संज्ञा किसे दी है? आपके ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये तो गलत हो गए। ठीक है, कौन सा सही हुआ? बी ऑप्शन सही हुआ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32। अनुच्छेद कितना हुआ ये? अनुच्छेद 32, जिसमें कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, और उन रिट के थ्रू जो है वो लोगों के अधिकारों के हनन होने से बचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को, यानी कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? किस बात नहीं है, वाद है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? आपके ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद, सज्जन कुमारवाद। तो उसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए केशवानंद भारतीवाद, जो 1973 में हुआ था, जो तक की सबसे बड़ी बेंच थी, जिसमें 13 लोग बैठे थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मालूम ही होगा, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि क्या बोल सकते हैं, आधारभूत ढांचा का एक कंसेप्ट दिया, और ये कहा कि ठीक है, संसद को ये अधिकार है कि वो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं कि वह उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो उसका आधारभूत ढांचा है, उसको बदलने का अधिकार नहीं है। आप उसको नहीं बदल सकते, बाकी आप कर सकते हैं, और करने होने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, हम उसका रिवैल्यूएशन करेंगे, हम उसका जांच करेंगे, उसको हम रिव्यू करेंगे, और यदि हमें लगता है कि हाँ कहीं भी किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको कम किए जाने की कोशिश की जा रही है, या कुछ भी उनके साथ छेड़छाड़ की गई, तो हम उसे आज संवैधानिक घोषित कर देंगे कानून को। अदरवाइज यदि आप उसके आधारभूत ढांचे को बदले बिना उसमें आप संशोधन करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन आधारभूत ढांचा नहीं बदलना चाहिए। तो इस प्रकार केशवानंद भारतीवाद में ये बात कही गई थी। ठीक है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश को जारी करने का अधिकार किसे है? केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को, जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय को। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सी। केवल उच्च न्यायालय कहेंगे तो गलत हो जाएगा, केवल उच्चतम कहेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको भी अधिकार है, इसको भी अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को ही बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब ये क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स की वीडियो बनाई थी, आप देखेंगे जाके पीछे वीडियो लिस्ट में, प्ले लिस्ट में, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कैसे होता है वहाँ पे मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? आपके ऑप्शन है संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, संसद, यानी संसद के पास मौलिक अधिकारों में युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। मैंने अभी आपको बताया कि
मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, उन्हें प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं। ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ये किसने कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा। लेकिन एक भी कहा था कि आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो आधारभूत ढांचा है, वो नहीं बदलना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हुआ बी, यानी कि संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रेट की आवश्यकता होती है? किस रेट की आवश्यकता होती है? ठीक है, किस रेट की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन क्या है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षण में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो रेट जारी की जाती है, उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष तौर पर खड़ा किया जाए, प्रत्यक्ष तौर पर प्रस्तुत किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करें, और इसका चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। और अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और मन लगाकर पढ़ाई करें। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो बिल्कुल अवश्य आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।